हेलो स्टूडेंट्स, our नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7। आज आपसे एक बात करनी है मुझे कि ये जो लॉकडाउन का टाइम है वो एक्सटेंड होने वाला ही है। शायद तो वो सितंबर तक तो नहीं स्कूल चालू होगा। सो हमको सितंबर तक ऐसे ही वीडियो के साथ ही पढ़ना है। अब वीडियो के साथ पढ़ना है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं कि आपको वो क्लास वाला इफ़ेक्ट ही मिले। तो ये क्लास वाला जो इफ़ेक्ट कैसे आएगा, तो जो जितने भी वीडियो आप देखते हो उसको ऑनेस्टली, अभी हम तो आपके साथ है नहीं, तो आप पढ़ते हो सीरियसली, लिखते हो, प्रिपेयर करते हो, ये चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, स्कूल शुरू होगा, उसके बाद एग्ज़ाम भी आएगा, तो अभी आप फ्री हो। जैसे आपने साइंस ले रखा है, बायो ले रखा है, किसी ने मैथ्स ले रखा है, तो आपके जो 11th और 12th ये जो 2 years है वो कैरियर मेकिंग ईयर्स है। तो दिस 2 years आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर कैरियर। यहाँ से आपको कैरियर बनाना है। सो ये अच्छा है कि आपको इतना मस्त वक्त मिल गया और वीडियोस भी मिल रहे हैं। तो आपको जो टाइम मिला उस टाइम को आप मोबाइल में, गेमिंग में, मूवीज़ में, वैकेशन समझ के वेस्ट मत करो। टाइम को बेस्ट बनाओ, और बेस्ट बनाने के लिए आप अपना पढ़ाई शुरू कर दो। ये बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ से जितना भी हम आपको भेजते हैं वीडियोस बना के, वो सारी आप नोट्स बना के उसको प्रिपेयर भी कर लेना, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप रेडी हो। ये थियरी बाय हार्ट करने का कोई वो झंझट ना रहे। अभी से बाय हार्ट कर लेना सारी थियरीज, ताकि बाद में आपको MCQ करने का टाइम मिल जाए। कॉम्पिटिटिव्स के लिए तो आपको MCQ पे ही ज़्यादा फोकस करना है। सो आज ये चीज़ें बतानी थी, आप थोड़ा ध्यान में भी रख लेना। टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पता है मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि भाई ये वीडियो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करने के लिए रख दिया था। मैं लॉज पढ़ा रही थी और लास्ट में पता चला कि कैमरा बंद है। तो ये वीडियो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। तो ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है पेपर में, आज मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं स्लोली जाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। सो करें शुरू। नाउ यही चीज़ बोलनी है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस नहीं आएंगे तो और क्या आएगा? तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे आने वाले हैं। तो दिस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। ऐसे वैसे नहीं होते हैं, कॉम्बिनेशन के लिए कुछ लॉज भी फॉलो होते हैं, एंड दैट लॉज आर कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। And there are 5 laws we have. First one is the law of conservation of mass. Second one, law of constant composition. Third one, law of multiple proportion. Fourth one, law of reciprocal proportion. And the last, law of combining volume. Nothing but Galilei's law of gaseous volumes. तो यहाँ पे आज सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आप लिख लेना नोटबुक में। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें सबसे पहले आज का जो दिन है हमारा, आज कौन सा लॉ हम पढ़ने वाले हैं? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. So this law which deals with the masses of the reactant and the products of a chemical reaction, and it was studied by the great
फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोजियर। तो ये किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर ने दिया था 1789 में। दिस लॉ में बी statement of this law is कि in all physical and chemical changes the total mass of the reactant is equal to that of the products। मतलब reactant का जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स। आप जल्दी से लिख लेना कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स। तो टोटल मास रिएक्टेंट का जितना है उतना ही प्रोडक्ट्स में होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं फॉर फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज जैसे आइस लिया हमने 18 ग्राम, आइस को हीट प्रोवाइड किया तो आइस टू वाटर कन्वर्ट हुआ। तो आइस टू वाटर इट इज़ जस्ट फिजिकल चेंज, क्योंकि आइस का फॉर्मूला जो है वो H2O और वाटर का फॉर्मूला भी है जो H2O। तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन में कुछ भी चेंज नहीं आया है, तो दैट टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो हमने जस्ट आइस टू वाटर फिजिकल स्टेट चेंज किया, तो यहाँ पे 18 ग्राम आइस हम लेते हैं, उसके बाद में जो वाटर मिलेगा उसको वे करेंगे तो वो भी 18 ग्राम ही होता है। मतलब जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होगा। तो अगेन ये चीज़ है कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स। सर एंटोनी लेवोजियर ने ये रूल गिफ्ट किया था। सेकेंड वन केमिकल चेंजेस। चलो केमिकल चेंज की बात करें तो NaCl का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से हो रहा है, हमको मिल रहा है AgCl और NaNO3। सपोज हमने NaCl x ग्राम लिया, सिल्वर नाइट्रेट y ग्राम लिया, यहाँ पे जो दो प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं वो दोनों का मिला के टोटल वेट देखो आप। सपोज इसका C है इसका D है, तो C प्लस D दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई। मतलब जितना मास यहाँ पे है उतना ही मास हमको यहाँ पे मिलने वाला है। तो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, कोई भी चेंज हो, लेकिन जितना रिएक्टेंट साइड है उतना ही प्रोडक्ट साइड होता है। अब जहाँ पे थोड़ा केमिस्ट्री होता है वहाँ पे थोड़े एक्सेप्शन भी होते हैं, तो एक्सेप्शन की मैं बाद में बात करती हूँ। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप लिख लो नोटबुक में कि भाई 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 पोटेशियम क्लोरेट व्हेन हीटेड produced 1.92 gram of oxygen and the residue KCl left behind weighs 2.96 gram. Show that this result illustrate the law of conservation of mass. This result illustrate law of conservation of mass. आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का लास्ट में कंक्लूजन क्या निकालना है कि आपको ये प्रूव करना है कि दिस लॉ किसको इलस्ट्रेट करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है, ये प्रूव करना है। तो व्हाट इज अवर रूल हियर? तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोथ साइड सेम होना चाहिए। यहाँ पे KClO3 आपको दिया है, तो KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। 4.90 ग्राम हमको यहाँ पे दिया है, तो उसमें से KCl 2.96 ग्राम मिल रहा है और ऑक्सीजन 1.92 ग्राम। अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल है कि नहीं। तो रिएक्टेंट साइड 4.90 ईयर, प्रोडक्ट साइड 4.82, माइनस पॉइंट मतलब 0.02 ग्राम, बस छोटा सा उसमें एरर है
और वो एरर, स्मॉल डिफरेंस जितना भी दिख रहा है, मे बी ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल एरर। सो यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है। सो दस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये फॉलो करता है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन, मतलब अगर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं आपको, पूछते हैं कि इलस्ट्रेट विच लॉ इज फॉलोड हियर, तो यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये कौन सा लॉ इसने फॉलो किया, तो आप बता सकते हैं कि अपना फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमने ये चीज़ अभी बोली कि जितना रिएक्टेंट साइड होता है उतना ही प्रोडक्ट साइड होता है। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसे भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, उसमें थोड़ा बहुत मास जो है वो कहीं गायब हो जाता है। तो वो जो मास गायब हो जाता है वो कहाँ गया, वो एक क्वेश्चन था। तो ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करो तो यूरेनियम 92 का जो एटम है, जैसे एटम बॉम्ब की हम बात करते हैं, तो एटम बॉम्ब में होता क्या है, तो यूरेनियम के जो न्यूक्लियस है उसका फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे यूरेनियम न्यूक्लियस का फ्यूज़न होने के बाद हमको और दो एलिमेंट मिलते हैं। तो वो दो एलिमेंट का जो मास का टोटल है वो इसका जितना टोटल है उतना नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मास गायब हो जाता है। तो वो मास कहाँ जाता है, तो वो जो मास गायब हो जाता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये आइंस्टाइन फॉर्मूला है। तो आइंस्टाइन अंकल ने जो मिसिंग मास है वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो सिखाया है। तो E इज इक्वल टू mc² हियर। तो m मतलब मिसिंग मास, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते कि मास इज इक्वल टू कंज्यूम्ड मास प्लस एनर्जी। मास मतलब यहाँ पे जो मास हमको मिला जितना भी वो, और बाकी का जो मिसिंग मास है वो कहाँ कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। सो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि द मास एंड एनर्जी both are interconvertible, but the total sum of the mass and energy during any physical or chemical change remains constant। तो थोड़ा चेंज कर दिया अपना स्टेटमेंट, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में थोड़ा मास मतलब कहीं पे गायब होता है जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, अभी चेंज होकर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बन गया है। चलो नेक्स्ट लॉ की बात करें अब हम। तो हमारा सेकेंड जो लॉ है वो कौन सा है, तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या तो इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वैसा भी हम बोल सकते हैं। तो ये किसने दिया, तो दिस लॉ was discovered by a French chemist, J.L. French chemist J.L. Proust, और J.L. Proust in the year 1799। सारी पेन भी अब तो ख़त्म हो गई। J.L. Proust 1799। पहले वाला किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने। ये किसने दिया है, J.L. Proust ने। तो लो क्या है यहाँ पे, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स। अ केमिकल, दिखता है पेन बहुत पतला है ये वाला। अ केमिकल कंपाउंड is always found to be made up of, a chemical compound is always found to be made up of the
same elements combine together in the same fixed proportion by mass. A chemical is always found to be made up of the same element combined together in the same proportion by mass. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल चलो प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम वॉट एवर द सोर्स, आप वेल से मंगाओ, रिवर से मंगाओ, लेक से मंगाओ, सी से मंगाओ, अपनी बाहर घर के बाहर अगर नाली है तो नाली का पानी ले आओ, या फ्रॉम एनी कंट्री आप वो सैंपल कलेक्ट करो, इंडिया से मंगवाओ, रशिया से मंगवाओ, अमेरिका से मंगवाओ, कहीं से भी आप वाटर का सैंपल मंगवा लो, will always be made up of only hydrogen and oxygen elements combined together in the same fixed ratio of 1:8 by mass. तो ये सैंपल आप डिफरेंट जगह से भी मंगवाओ, लेकिन वो सैंपल आप चेक करोगे तो फॉर्मूला आपको हर सैंपल का फॉर्मूला, सैंपल ए बी सी कोई भी फॉर्मूला ले लो, वही सेम सैंपल, हर एक कोई भी सैंपल से हमको सेम फॉर्मूला मिलेगा H2O. तो यहाँ पे H2O की बात करें तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर मास आपने 9th में पढ़ा होगा 16 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो 2:16 इज नथिंग बट बाय मास इट इज़ 1:8 ग्राम. तो यहाँ पे ये वाटर का जो सैंपल है आप कहीं से भी कलेक्ट करो, लेकिन उसमें जो एलिमेंट है वो सेम प्रपोर्शन में ही कंबाइन हुए होंगे, उनका रेशियो जो है बाय मास वो फिक्स्ड होता है. अगर आपको ये मन में आता है कि चलो हम सैंपल मंगवाते नहीं हैं, लैब में बनाएंगे, तो चलो कहीं आपने कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप बहुत ही डिफरेंट मेथड से बना सकते हो. सपोज आपने लैब में लाइमस्टोन को हीट कर दिया, CaCO3 को आप गरम करोगे, उसको हीट करोगे तो हीटिंग से भी CO2 गैस मिला. चलो ये तरीका नहीं है, सीधा कार्बन को आप कंबशन करके CO2 बनाओ. ये चीज़ भी नहीं पसंद है तो कैल्शियम कार्बोनेट का आप HCl के साथ रिएक्शन कर लो तो भी आपको CO2 गैस मिलने वाला है. तो आप कितनी भी मेथड यूज़ कर लो, कितनी भी मेथड, यहाँ पे CO2 मिला, ये CO2 लाए, आप इस मेथड से CO2 लाए, कोई भी मेथड हो, लेकिन उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो वेट प्रपोर्शन है वो सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा. यहाँ पे 12 ग्राम वर्सेस 16 मतलब 32 ग्राम, तो 12 वर्सेस 32, तो यहाँ पे आप 6 वर्सेस 16, so it is nothing but 3 वर्सेस 8 रेशियो फिक्स रहेगा. 3 वर्सेस 8 रेशियो कैसा रहेगा आपका? फिक्स. तो ये बाय मास जो प्रपोर्शन है वो फिक्स होता है. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रपोर्शन गिवन बाय J.L. Proust in the year 1799, and it is stated that a chemical is always found to be made up of the same element combined together in the same fixed proportion by mass. सैंपल कहीं से भी मंगवाओ, कोई भी मेथड यूज़ करके बनाओ, लेकिन उसका जो वेट कंपोजिशन है वो डेफिनेट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रपोर्शन का सैंपल प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं कि भाई कोई सैंपल से हमको प्रूव करना है. चलो तो वो एक सैंपल लेते हैं कि भाई 6.488 ग्राम ऑफ लेड
कंबाइंड डायरेक्टली, आप डायरेक्ट लिख दो ना तो मुझे लिखना ना पड़े। 6.488 ग्राम, 6.488 ग्राम लेड combined directly with 1.002 gram of oxygen. Combined directly with 1.002 gram of oxygen to form lead peroxide. To form lead peroxide. To form lead peroxide. Lead peroxide PbO2 is also produced by heating. Is also produced by heating lead nitrate and it was found that the percentage of oxygen present in lead peroxide is 13.38%. Use this data to illustrate the law of constant composition. यहाँ पे ये आपको डेटा जो दिया है कि भाई 6.488 ग्राम लेड 1.022 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके PbO2 बना दिया। मतलब फर्स्ट मेथड जो हमारा है तो Pb प्लस O2 गिव्स PbO2 ऐसे दिया है। और सेकेंड मेथड में ऐसा बोल दिया कि भाई लेड नाइट्रेट जो है उसको आप डीकम्पोज करो तो भी आपको लेड पेरोक्साइड मिलने वाला है। तो इसमें जो लेड प्रोड्यूस हुआ इट वॉज फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन PbO2। तो PbO2 में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो 13.38% प्रेजेंट है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे आपको प्रूव करना है कि भाई यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो होता है या नहीं। तो इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पे ये दो डिफरेंट मेथड से मैंने लेड डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। अगर यहाँ पे लेड डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के परसेंटेज 13.38 है तो यहाँ पे भी उतने होने ही चाहिए। तो ये हो जाएगा प्रूव। तो चलो हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें हमको ऑक्सीजन के परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं, वो सिंपल सा फंडा है। तो ऑक्सीजन के परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले मास ऑफ पेरोक्साइड निकाल दो। अब मास ऑफ पेरोक्साइड कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे लेड कितना है 6.488 प्लस इसमें ऑक्सीजन 1.002। तो व्हाट इज आवर टोटल मास हियर 7.490 ग्राम हो गया। तो अब ऑक्सीजन के परसेंटेज के भाई 7.490 ग्राम कंपाउंड है लेड ऑक्साइड। तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, तो 1.002 ग्राम ऑक्सीजन हियर। तो 100 ग्राम लेंगे तो कितना, तो 1.002 इंटू 100 अपॉन 7.490 करोगे तो परसेंटेज 13.38 ही आते हैं। तो इसका मतलब इसमें भी इतना है, इसमें भी इतना है। मेथड दोनों लेड पेरोक्साइड की मेथड दोनों डिफरेंट है, लेकिन जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो आप इसके लिए क्या बोल सकते हो, तो द अबाउ डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन।
तो हमने आज 2 लॉज जो है वो ख़त्म कर दिए। तो अब आपके मन में होता होगा कि तीसरा कौन सा है। तो आवर नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। थर्ड वन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। बहुत मस्त है समझने में। ज़्यादातर बच्चों को ये जल्दी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय डाल्टन। तो ये किसकी गिफ्ट है हमारे पास? डाल्टन की। और डाल्टन अंकल ने ये हमको 1804 में गिफ्ट किया था। तो दिस लॉ वॉज स्टडीड बाय डाल्टन अंकल इन 1804, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आज बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाले हैं। इसका स्टेटमेंट मैं आपको पहले नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, तो हम खुद समझेंगे। पहले समझते हैं, बाद में स्टेटमेंट। चलो, हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड लेते हैं। आपको पता है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो वो बहुत सारे ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे पास 2 एलिमेंट है यहाँ पे, एक नाइट्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, तो उसकी कॉम्बिनेशन का स्टाइल और वैरायटी ऑफ कंपाउंड देखो यहाँ पे। N2O फिर NO, फिर वो बना लेता है N2O3, फिर वो बना लेता है N2O4, फिर वो बना लेता है N2O5। देखा ना, गेहूं का आटा है तो खाली रोटली थोड़ी ना बनती है, पूरी भी बनती है, शक्कर पारा भी बनता है, कितनी चीज़ें बनती हैं। वैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने डिफरेंट कंपोजिशन में बहुत सारे कंपाउंड प्रोड्यूस किए हुए हैं। अब इन सारे कंपाउंड में आप यहाँ पे देखो वेट ऑफ नाइट्रोजन और यहाँ पे वेट ऑफ ऑक्सीजन हम लिखते हैं। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मोलर मास आप याद रखना, नाइट्रोजन के लिए 14 है मोलर मास और ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है। ये मोलर मास अभी मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे हम क्या है, लेकिन 9th में आप पढ़ चुके हो तो इतना टफ नहीं है, आपको पता है ये चीज़। तो नाइट्रोजन का मोलर मास, तो यहाँ पे वेट ऑफ नाइट्रोजन 28 है और वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16। और यहाँ पे नाइट्रोजन का वेट 14 है, ऑक्सीजन का 16। यहाँ पे 28 और यहाँ पे तो 48 है, यहाँ पे 28, यहाँ पे 64 और यहाँ पे 28 और यहाँ पे 80। अब यहाँ पे फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन और कंबाइनिंग वेट ऑफ ऑक्सीजन हमको निकालना है। तो फिक्स्ड मास नाइट्रोजन का हम एज्यूम कर लेते हैं 14। चलो फिक्स ले लेते हैं कि हर वक्त हमको 14 के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो नाइट्रोजन का फिक्स मास हमने कितना रख दिया? 14। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हियर। तो अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन होता तो कितना ऑक्सीजन होता? तो 16 × 14 डिवाइडेड बाय 28 करो तो 8। वैसे भी पता चल जाता है कि अगर 28 14 का डबल है, 28 के साथ 16 जा रहा है तो 14 के साथ कितना जाएगा? 8 जाएगा ना। अब ये 14 16 तो 14 16 रेशियो फिक्स है। या यहाँ पे निकालो कि भाई 28 वर्सेस 48, तो 14 वर्सेस कितना? तो यहाँ पे 16 की जगह हमको डालना पड़ेगा 48 × 14 डिवाइडेड बाय 28, तो 24 ग्राम आ गया। तो ऐसे ही 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 14 वर्सेस कितना आएगा? तो 32 ग्राम मिलेगा आप कैलकुलेट करोगे तो। और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 40 ग्राम। तो इधर आप देखो
कि ये जो कंबाइनिंग वेट है, फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन combining with other element in a fixed ratio 8:16:24:32:40, तो ये रेशियो आप सिंपल से निकालोगे तो 1:2:3:4:5 मिला, तो सिंपल होल रेशियो जिसको बोलते हैं। तो अभी इसका स्टेटमेंट कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, आप ध्यान में रखो, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ पे टू डिफरेंट एलिमेंट कौन है, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, देन fixed mass of one element, then with fixed mass of one element combining with, हेलो सुन रहे हो बच्चे लोग, then the mass of the one, hello, then the masses of the one of the element which combine with a fixed mass of the other element bear a simple ratio to one another। मैं फिर से बोलती हूँ, when two element combine to form two or more chemical compounds, when two element combine to form two or more chemical compounds, then the masses of one of the element which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another। तो ये हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो यहाँ पे फिर से एक बार कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, देन कंबाइनिंग वेट ऑफ द वन एलिमेंट with a fixed mass of the other element is in simple ratio। Now law of multiple proportion over here। our next law 4th and 5th हम next lecture में cover करेंगे।